मध्य प्रदेश का बुरहानपुर वो शहर है जिसका मुगल काल से गहरा नाता रहा है। मुगल काल में दिल्ली के बाद बुरहानपुर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था। जहाँ पे मुमताज़ महल को 6 माह और कुछ दिन दफना के रखा गया था, फिर उनको आगरा लेके गया था। तो इस तरह एक ये प्रोसेस था ममीफिकेशन का, जिससे मुमताज़ महल को ममीफाई करके यहाँ पर पाइन बाग में रखा गया था। बुरहानपुर मुगल काल की राजधानी। जहां मौजूद है मुमताज की पहली कब्र। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर वो शहर है जिसका मुगल काल से गहरा नाता रहा है। यहाँ बेगम मुमताज का असली कब्रगाह भी बना हुआ है। आज हम आपको उसी बुरहानपुर शहर लेकर आए हैं। मुगल काल की क्या रोचक और दिलचस्प बातें हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। बुरहानपुर मुगल काल के दौरान वैभवशाली नगर हुआ करता था। इस वक्त हम शाही किले के ठीक बाहर खड़े हैं। 1457 से 1503 आदिल खान का जो शासनकाल था, उस दौरान इस किले का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि मुमताज यहीं पर रहा करती थी और यहीं पर हमाम खाना यानी उनके नहाने की जगह थी। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि मुगल शासक शाहजहां ने मुमताज महल की याद में उत्तर प्रदेश के आगरा में संगमरमर का ताजमहल बनवाया था, जहां मुमताज की कब्र है। लेकिन ये अधूरा सच है। असली कहानी क्या है, आज हम आपको बताते हैं, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जुड़ी है, जिसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। बुरहानपुर मुगल शासकों की पहली पसंद रही है। इसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब जैसे कई मुगल शासकों ने लंबे समय तक यहाँ शासन किया है। दरअसल इतिहास के पन्नों में बुरहानपुर के कई दिलचस्प किस्से आज भी दर्ज हैं। आसिरगढ़ का किला, दक्षिण का दरवाजा। बुरहानपुर, जिसे मुगलों ने दक्षिण का दरवाजा कहा, क्योंकि दक्षिण की सीमाएं यहीं से शुरू होती थीं और दक्षिण भारत पर नजर रखने की सबसे अहम जगह यही थी। बुरहानपुर से कुछ दूरी पर आसिरगढ़ का किला पड़ता है। ऊंचा, विराट और सदियों की धूप बारिश झेलते हुए आज भी अडिग खड़ा है। यहाँ से जैसे अपन बुरहानपुर से जो आगे घुसते तो ये पूरा दक्कन का एरिया कहलाता था। यहाँ से लेके हैदराबाद, नागपुर, ये सब अजंता, औरंगाबाद, ये सब इसमें ही आता था। तो इसको गेट ऑफ दक्कन कहा जाता था। और जो भी राजा दिल्ली से दक्कन की तरफ जाता था, यहाँ से दक्कन से दिल्ली तरफ जाते थे, तो यही रूट से बुरहानपुर से जाते थे। इतिहासकार बताते हैं, अगर मुगलों को दक्षिण पर फतेह चाहिए थी तो आसिरगढ़ पर कब्जा जरूरी था। यही वजह थी कि अकबर को इस किले को जीतने में महीनों की मेहनत करनी पड़ी। बुरहानपुर शहर जो है हमारा अति प्राचीन शहर है। यह ईसा पूर्व से बसा हुआ शहर है और ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी तक हिंदू राजाओं का शासन रहा। 1295 में आखिरी चौहान राजा थे जो राजस्थान के चौहान वंश के थे। उनके भी यहाँ से स्वर्ण मुद्रा अंकित की गई थी, निकाली गई थी। और उसके बाद फारूकी वंश आया। फारूकी वंश 1295 के बाद से
1600 ईस्वी तक फारूकी वंश का शासन रहा। फिर उसके बाद 1601 में बादशाह अकबर आए, उन्होंने यहाँ पर बुरहानपुर में कब्जा किया। जैसे 6 माह वो यहीं डेरा डाले थे, पर वो युद्ध में कामयाब नहीं हुए थे, तो उन्होंने छल से बुरहानपुर को जीता था। ये शहर 16वीं और 17वीं सदी में मुगलों की फौजी, कारोबारी और प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। बाजारों में विदेशी कपड़े, घोड़े, अनाज, रेशमी बुनाई और मसाले, सबका लेन देन यहीं से गुजरता था। मुगल अमीरों की हवेलियां, रईसों के बाग, शाहजहां के दरबार, सब कुछ इस शहर को एक जीवंत राजधानी जैसा रुतबा दे चुके थे। वैसे तो मुगल काल में दिल्ली मुगलों की राजधानी मानी जाती है, लेकिन दिल्ली के बाद मुगल शासकों की पसंद बुरहानपुर था, जिसे राजधानी का दर्जा दिया गया था। 1600 इसमें अकबर आए। मुगल काल बहुत अच्छा रहा। मुगल काल के में अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर ने भी यहाँ काफी शासन किया। और दिल्ली के बाद सबसे अच्छी मजे की बात यह है कि मुगल काल में दिल्ली के बाद बुरहानपुर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था। ज्यादा उनके जो काल में वो यही आके रहते थे। दूसरा, उसके बाद शाहजहां बादशाह आए। इनके काल भी अच्छा रहा उस टाइम। तो शाहजहां के समय में वो सैन्य अभियान के लिए जो दिल्ली से यहाँ आए थे, तो साथ में मुमताज बेगम को भी लेके आए थे। शाहजहां इस शहर के नवाब रहे। यहीं उनकी हुकूमत चली, यहीं उनकी सैन्य रणनीतियां बनी और यहीं मुमताज ने उनके साथ अपने जीवन के कई साल गुजारे। यही वो दौर था जब ये शहर मुगलिया तहजीब का चमकता चेहरा था। और फिर आई वो तारीख जिसने सब कुछ पलट दिया। 17 जून 1631 मुमताज महल अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका 14वां बच्चे का यहाँ जन्म हुआ था। उस जन्म के समय उनका रक्तस्राव ज्यादा हो गया था, तो उस रक्तस्राव की वजह से उनकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। बताते हैं कि 6 माह उसकी यहाँ पर ही दफनाया गया था और 6 माह तक उसकी शव यहीं बुरहानपुर में बगीचे के अंदर यहाँ औखाने के पास रखा गया था। उस दिन मानो बुरहानपुर की हवा भी रो रही थी। शहर की गलियों में सन्नाटा उतर आया था। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया था। पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया था। बुरहानपुर का शाही किला, आहू खाना में मुमताज की पहली कब्र। बुरहानपुर के शाही किले में हिंदुस्तान की मलिका मुमताज ने अंतिम सांस ली। यहाँ के आहू खाना में उनका शव करीब 6 महीने तक सुरक्षित रखा गया था। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर ताजमहल की शक्ल में दुनिया के सामने आया। ताजमहल ले जाने से पहले 6 महीने और कुछ दिन आहू खाने के ही पास में पॉइंट बाग है, वहां पर उन्हें दफनाया गया था। उन्हें वहां पर उनकी शव को प्रिजर्व किया गया था। 6 महीने कुछ दिनों के बाद यहां से शव को ताजमहल ले जाया गया और स्थायी रूप से उनकी कब्रगाह को वहां पर जो है बनाया गया है और वहीं पर दफनाया गया है। इसीलिए ताजमहल को जो है कई लोग दुनिया के देखने आते हैं। लेकिन यही वजह है कि बुरहानपुर जो है अब लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस आहू खाने को उन्हीं की कब्रगाह के रूप में देखा जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, आहू खाने में लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। दर्शनीय स्थल बन चुका है और कई लोग आते हैं। आज भले ही दुनिया में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में आता है, आखिर 16वीं सदी में 6 महीने तक मुमताज के शव को बुरहानपुर में कैसे सुरक्षित रखा गया होगा? तो इस सवाल का जवाब हमें पुरातत्व विशेषज्ञ
डॉक्टर वसीफ खान से मिला। बॉडी को ममीफाई करना ये टेक्निक तो खैर बिफोर क्राइस्ट की है। हम देखते हैं इजिप्ट में ममीफिकेशन का प्रोसेस हुआ करता था। मुमताज़ महल ही नहीं, काफ़ी सारी जो मुग़ल बादशाह थे वो लाजमी तौर पे ममीफाई करना जानते थे। यूजुअली ममीफिकेशन का एक आसान प्रोसेस जो होता है वो इस तरह होता है कि जो जगलर आर्टरी होती है उससे ब्लड को पूरा ड्रेन कर लिया जाता है और उनमें कुछ एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स नेचुरल सोर्सेस से जो निकला करते थे तो वो इंजेक्ट कर दिए जाते थे और इंटेस्टाइन्स को खाली करके उसमें चूना या सीसम का बुरादा या ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी को प्यूट्रीफाई ना होने दें वो भर दिया जाता था और बॉडी को पूरा वाटर से ड्रेन कर लिया जाता था, जिससे ये होता था कि उसमें किसी तरह का फंगस या बैक्टीरिया लगने की गुंजाइश ना रहे। तो इस तरह एक ये प्रोसेस था ममीफिकेशन का, जिससे मुमताज़ महल को ममीफाई करके यहाँ पर पाइन बाग में रखा गया था। मुमताज की खूबसूरती के लोग मुरीद थे। उसी खूबसूरती की गवाही मुमताज की याद में बना ताजमहल देता है। इतिहासकार मुमताज के बारे में कई रोचक बातें बताते हैं। बुरहानपुर में किले के अंदर मुमताज के लिए एक हमाम खाना बनाया गया था। दीवारों पर बारीक नक्काशी, छतों पर मुगलिया डिजाइन और पूरा कमरा ऐसे सजाया गया जैसे किसी महल की रानी की सुबह यहीं से शुरू होती हो। यह हमाम आज भी मुमताज की मौजूदगी को महसूस कराता है। हमारा शाही महल है, उसमें हमाम खाना बना है। तो उसमें मुमताज बेगम जब स्नान करती थी तो उसमें केवड़ा का इत्र डाल के वो हमाम में स्नान किया करती थी। उसमें ठंडे पानी का भी व्यवस्था थी और गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। वो तो अति सुंदर थी। उसकी सुंदरता पे ही हमारे शाहजहां मोहित हुए थे और उनका 1612 में निकाह हुआ था और 17 जून 1631 में देहांत हुआ था। मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर पर बसा बुरहानपुर वो ऐतिहासिक शहर है जिसने मुगल सल्तनत के स्वर्णिम अध्यायों को अपनी धरती पर बसते देखा है। मुगलों की फौज, कारोबारी और प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। ताजमहल को जानने वाले लोग अब बुरहानपुर की ओर रुख कर रहे हैं। ताजमहल के रूट्स बुरहानपुर में हैं। मुमताज़ महल का आरज़ी मदफन बुरहानपुर में रहा। उसको 6 महीने 13 दिन बुरहानपुर में दफना के रखा गया, जिसके बाद उनको आगरा ले जाया गया। ये तो है। उसके अलावा कुछ बड़े रिमार्केबल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नहर खैर जारिया, कुंडी भंडारा है, ये आप जो अभी आपने देखा आहू खाना है, डियर हंटिंग प्लेस। इसके करीब एक जगह है जिसको पाइन बाग कहते हैं, जहाँ पे मुमताज़ महल को 6 माह और कुछ दिन दफना के रखा गया था, फिर उनको आगरा लेके जाया गया था। तो ये कुछ खुसूसियात हैं बुरहानपुर की, मुग़ल काल से जुड़ी हुई, शाहजहां से, मुमताज़ महल से और ताजमहल से जुड़ी हुई, जिनके लिए बुरहानपुर जाना जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वसीफ खान ने शाही किले के बारे में एक और रोचक और हैरान करने वाली बात बताई। अभी जो हम शाही किला देखते हैं तो वो असल में शाही किले की छत है। मेन जो किला है 3 टाल 7 टाल वो सारी नीचे है। 9 गजा जो है तो वो सारा नीचे है। अभी हम जो किला देख रहे हैं बुरहानपुर का, वो हम किले की छत देख रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बुरहानपुर की जामा मस्जिद। 96 पत्थरों के विशाल स्तंभ, जिनके जुड़ाव में न गारा न लोहे का इस्तेमाल, सिर्फ पत्थर की ताकत और कारीगरों की नफासत। मस्जिद की खास बात यह है कि इसकी कोई छत नहीं है। पिलर्स को इस तरह से, जो बुनियाद के पिलर्स हैं, उनको इस तरह से टिल्ट करके बना दिया गया कि आमतौर मतलब एक नेचुरल छत बन गई।
इस तरह से पिलर्स बना दिए गए और यहाँ पर पत्थर रख दिए गए, जिससे छत जो है तो एक नेचुरल छत उसमें बन गई। ये मस्जिद बनाई गई फारूकी पीरियड में और ये काले पत्थर से बनाई गई, जिसको संगे खारा कहा जाता है। हिंदुस्तान में आपको सिर्फ 2 जगहें मिलेंगी जहाँ पर किसी मस्जिद में संस्कृत में शिलालेख लिखा गया हो, तो बुरहानपुर और असीरगढ़ की जो जामा मस्जिद है, तो ये 2 मस्जिदों में शिलालेख है जो कि संस्कृत में है। मस्जिद की अनूठी बनावट ही इसे शाही दर्जा देती है। सबसे दिलचस्प बात, यहाँ संस्कृत में खुदा वंशावली का शिलालेख मौजूद है। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है। मुगल काल में ये एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। मुगल काल से ठीक पहले शाही जामा मस्जिद बनाई और उसी शाही जामा मस्जिद के अंदर मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये एक बेजोड़ कारीगरी का नमूना है और आज भी यहाँ पर ये देखने लायक है। लोग दुनिया भर से यहाँ पहुंचते हैं। दरअसल ये जो शाही जामा मस्जिद है ये 1590 में बनाई गई थी। यहाँ जो आदिल फारूक बादशाह हुआ करते थे उन्होंने 1590 में बनाई थी और 12 साल बाद, 5 साल इसको बनने में लगे थे। 12 साल बाद यहाँ पर अकबर जब पहुंचे तो इन्होंने जो बचा हुआ काम था इस मस्जिद का उसको पूरा करवाया। आप देख सकते हैं कि ये संगे खारा यानी मध्य प्रदेश के मांडू का ये पत्थर लाया गया था, काला पत्थर कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी पूरे पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर्स ही ऊपर जाकर बड़े पत्थरों में तब्दील होता है और फिर एक दूसरे को जोड़कर, यानी इसकी कोई छत नहीं है, पिलर्स के आधार पर ये पूरा बना हुआ है। काफी सारा जो है यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। पूरे पत्थर से नक्काशियों के साथ तराशा गया। उस समय के जो कारीगर थे, ना मशीनें थी ना संसाधन था, लेकिन बावजूद इसकी जो कारीगरी है वो आज भी बेजोड़ है। उसका कोई दूसरा यहाँ रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बनाया गया था। 1590 5 जनवरी में मस्जिद तामीर हुई है। हिजरी हिसाब से 997 हिजरी में मस्जिद तामीर हुई है। ये उस ज़माने में इलेक्ट्रिक मशीनरी कुछ नहीं था, सब हाथ का तराशा काम है। 5 साल के अंदर मस्जिद तामीर हो गई है। 5 साल के अंदर उस ज़माने का सबसे ज़्यादा हार्ड पत्थर होता है। इस पर कारीगरी करना बहुत मुश्किल वाला काम था, लेकिन अल्लाह वालों का हाथ का काम था। 5 साल के अंदर मस्जिद तामीर हो गई। उस ज़माने में इलेक्ट्रिक मशीनरी कुछ नहीं था, सब हाथ का तराशा काम है। ये ज़माने के जो मुस्लिम बादशाह थे वो भेदभाव नहीं रखते थे। अल्लाह के घर में इसको जगह दिए। ये हिंदू भाइयों की धार्मिक भाषा है, हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत है। आदिल फारूक जो बादशाह थे जिन्होंने मस्जिद तामीर किए, उनके खानदान के बारे में मुख्तसर जिक्र है इसके अंदर और आदिल फारूक की तारीफ है इसके अंदर। यहाँ आदिल फारूक जो बादशाह हुआ करते थे वो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देने के लिए उन्होंने यहाँ पर संस्कृत में भी एक शिलालेख लगाया जिसमें वंशावली लिखी गई है। और ये इस बात का संकेत है कि किस तरह से भारत देश सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है और किस तरह से मुगल काल के पहले से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, कौमी एकता के लिए किस तरह से जो है संदेश दिया जाता था। ये भारत की एक जो संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, उसका द्योतक है। बुरहानपुर एक ऐसा शहर जहां इतिहास सिर्फ दीवारों पर नहीं, हवा में भी महसूस होता है। जहां ताजमहल का पहला खत, पहला मकबरा, पहली दुआ लिखी गई थी। जहां मुमताज की आखिरी सांसों की गूंज अब भी ताप्ती के किनारे सुनाई देती है और जहां शाहजहां का प्रेम, उसकी तामीरात, उसकी यादें आज भी सदियों बाद उसी शान से खड़ी हैं। बुरहानपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये मुगल इतिहास का वो पन्ना है जिसे पढ़े बिना ताजमहल की कहानी अधूरी रह जाती है। बुरहानपुर से पुष्पेंद्र वैद्य की रिपोर्ट, जी मीडिया।